वेलकम ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर टेंस का जो थर्ड सब पार्ट है वो लेके आया हूँ। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ले सकते हैं कि एनी एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, मतलब एनी एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, कि ऐसा कोई कार्य विच यानी जो कि विल बी कंप्लीटेड यानी पूर्ण होगा इन फ्यूचर, यानी किसमें पूर्ण हो चुका होगा, फ्यूचर यानी भविष्य में। तो ये होगी इसकी जो डेफिनेशन है। इसके अलावा इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन में अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो इनके अंत में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो ये इसकी जो हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें जो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है कि भाई हिंदी के वाक्यों में हम इसे कैसे इसको मतलब आइडेंटिफाई करें, तो वो है हिंदी वाक्यों के अंत में अगर एंड में अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, चुका होऊंगा या चुकी होंगी, तो वहां कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब देखो इसकी जो इंग्लिश में आइडेंटिटी है वो क्या है, वो है हेल्पिंग वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा विल हैव और शैल हैव। वो आपको मैंने पहले बता दिया कि एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम आई के साथ में विल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, शैल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई के साथ में हमेशा शैल का प्रयोग होता है। अब देखो इसमें जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो ये इसकी जो बेसिक जो बातें थी वो है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम अगर बात करें तो एनी एक्शन यानी कोई कार्य विच विल बी कंप्लीटेड यानी पूर्ण होगा इन फ्यूचर यानी भूतकाल में, यानी भूतकाल में नहीं बल्कि भविष्य काल में। फ्यूचर में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी वाक्यों के अंत में अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, तो वहां कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल हैव और शैल हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज होता है। तो आगे देखो फ्यूचर टेंस के बारे में आगे जानकारी करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब हम इसके जो सेंटेंस है उनके बारे में बात करेंगे। पहला लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का आपके स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। देखो एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल हैव में से हम यूज करेंगे, उसके बाद में V3 या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब आगे देखो इसमें जो इसके एग्जांपल है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे वह सारे पर्सन हल कर चुका होगा, तो वह सारे पर्सन हल कर चुका होगा, तो ही विल
have solved, he will have solved all the questions। तो इस प्रकार से पढ़ जाएगा कि वे सारे प्रश्न हल कर चुका होगा। देखो चुका होगा ये, तो वे सिंगुलर है तो ही, और ही के साथ में हमेशा विल का प्रयोग होता है। तो विल हैव, ही विल हैव, यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ऑल द क्वेश्चंस यानी सारे प्रश्न वो क्या कर चुका होगा, हल कर चुका होगा। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, गीता एक उपन्यास पढ़ चुकी होगी। तो इसका बन जाएगा गीता विल हैव रेड हो जाएगा ए नोवेल। तो देखो यहाँ थर्ड फॉर्म, इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, रीड रेड रेड। वापस देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, विथ 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, वह सारे प्रश्न हल कर चुका होगा, हल करना है सॉल्व्ड, तो ही विल हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। गीता एक उपन्यास पढ़ चुकी होगी, तो गीता विल हैव रेड ए नोवेल। तो अब आगे देखते हैं, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। देखो नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल और शैल में से जो आएगा वो लिखना है, प्लस में नोट लगाना है और प्लस में हैव। इन विल हैव और शैल हैव के बीच में हमें किसका प्रयोग करना है, 3 नंबर पे नोट का यूज करना है। उसके बाद में V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं इसके, वे खाना नहीं खा चुका होगा। तो इसमें होगा ही विल 3 नंबर में नोट, तो ही विल नॉट हैव ईटन और क्या फूड। इस प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं जयपुर नहीं जा चुका हूँगा। तो ये भी एक एग्जांपल। तो इसमें आई के साथ में देखो यहाँ विल हैव भी कर सकते हो और शैल हैव भी यूज कर सकते हो। तो शैल नॉट हैव गॉन टू जयपुर। इस प्रकार से दोनों एग्जांपल एक बार देखो। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है, नेगेटिव में 3 नंबर पे क्या आएगा, नोट आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, वे खाना नहीं खा चुका होगा, तो यहाँ प्रतीत हो रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही के साथ में विल नोट हैव लग गया, तो 3 नंबर पे क्या आ गया, नोट आ गया, ईटन फूड। और मैं जयपुर नहीं जा चुका हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव गॉन टू जयपुर। तो अब आगे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बढ़ेगा, सबसे पहले WH वर्ड प्लस विल या शैल में से प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये बनेगा आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो सबसे पहले शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से कर देंगे, और अगर कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है वो WH वर्ड से शुरू होता है तो उसको सबसे पहले उसमें क्या लगाएंगे, WH वर्ड, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब विल शैल
प्लस सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना विल और शैल साथ में नहीं आएगा। और 3 नंबर पे आपके क्या जाएगा नोट, और उसके बाद में यहाँ है हो जाएगा, फिर V3 हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इंट्रोनेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसके, क्या वह परीक्षा पास कर चुका होगा। तो देखो यहाँ क्या है, क्या है, अगर हिंदी का वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो वो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हो जाएगा सबसे पहले वह के लिए विल, पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, विल ही हैव पास्ड इन द एग्जाम, विच इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कि विल यानी क्या, ही यानी वह, हैव पास्ड यानी उत्तीर्ण हो चुका होगा या पास हो चुका होगा, इन द एग्जाम यानी परीक्षा में। तो क्या वह परीक्षा में पास हो चुका होगा। तो देखो एक बार वापस, क्या वह परीक्षा में पास हो चुका होगा, तो विल ही हैव पास्ड इन द एग्जाम। दूसरा एग्जांपल जैसे WH वर्ड से लिखेंगे या देखेंगे कि रमेश जयपुर क्यों जा चुका होगा, रमेश जयपुर क्यों जा चुका होगा। तो सबसे पहले देखो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि WH वर्ड किसका बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, मतलब रीजन पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, रमेश के लिए विल लगेगा, फिर लिख देंगे रमेश, और उसके बाद में वाई विल रमेश हैव गॉन टू जयपुर। तो ये हो गया आपके WH वर्ड का कि वाई विल रमेश नोट। यहाँ अगर अब देखो यहाँ बात आती है, चलो ये तो हो गया इंट्रोगेटिव के साथ में इंट्रो नेगेटिव के ले लेते हैं। अगर ऐसा है कि रमेश जयपुर क्यों नहीं जा चुका होगा, यहाँ पे नहीं का यूज हो जाए तो वाई विल, यहाँ पे 3 नंबर पे क्या लगा देंगे नोट लगा देंगे। इस चीज का यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाएंगे भाई नोट। तो एक बार वापस देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V3, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और पीछे लगेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह परीक्षा में पास हो चुका होगा, तो ही के लिए विल लग गया। इसके बाद में मैंने ये बताया था कि विल हैव साथ में नहीं आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो विल ही हैव पास्ड इन द एग्जाम। रमेश जयपुर क्यों जा चुका होगा, तो ये हो जाएगा व्हाई विल रमेश हैव गॉन टू जयपुर। अगर हम इसे इंट्रोनेगेटिव में चेंज करते हैं तो इंट्रोनेगेटिव में हो जाएगा व्हाई विल रमेश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नोट का यूज हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या होता है, अगर यहाँ पे होता है कि क्या वह परीक्षा में पास नहीं हो चुका होगा, तो विल ही और 3 नंबर पे क्या आ जाता नोट का। लेकिन WH वर्ड वाले में जो नोट है वो 4 नंबर पे आएगा, और इंट्रोगेटिव में जो WH वर्ड वाला नहीं होके हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, वहां पे जो नोट है वो आपके 3 नंबर पे आएगा। तो देखो ये था हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बेसिक। अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं ताकि किसी को ज्यादा परेशानी नहीं हो पढ़ने में। ये शुरुआती डोज है, इसके बाद में हम अच्छी जो एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस मेरे जो ये चैनल बनाया है इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ताकि भाई मेरा भी जो मनोबल है वो बढ़े, और आप सभी भाइयों का मुझे साथ देना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।